हे एवरीवन, काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों से मिले हुए तो सॉरी फॉर द डिले इन मेकिंग द लेटेस्ट वीडियो। एक चीज़ तो मैंने सोचा है दैट इज़ कि मैं अब वीडियोस ब्रॉडली हिंदी में ही शूट करूँगा जितना हो सके, जितना मेरे को आता है। बिकॉज बहुत लोगों से फीडबैक मिला जिन्होंने भी वीडियो देखा कि इंग्लिश इज़ फाइन, विच इज़ हिंदी प्लस इंग्लिश इज़ फाइन, बट इफ़ पॉसिबल आप ज़्यादातर हिंदी यूज़ करा करो। तो आई ऑलवेज लिसन टू द ऑडियंस, सो मैं जितना हो सके वो हिंदी में बात करने का ट्राई करूँगा। एंड आज का टॉपिक मैंने सोचा कि आई शुड टॉक अबाउट सीवी मेकिंग फॉर consulting as well as other strategy roles, business roles, whatever role you're applying for। क्योंकि हमने काफ़ी बात करा है अबाउट ISB, अबाउट बी स्कूल। हमने कम बात करा है अबाउट कि किसी भी कंपनी में कैसे घुसना है। हमने बहुत बात करा है कि किसी बिजनेस स्कूल में जाने के लिए क्या करना होता है, ऑल ऑफ दैट। बट किसी भी कंपनी में जाने के लिए आप कहीं भी ट्राई कर रहे हो, इट कैन बी अ टेक्निकल रोल, इंजीनियरिंग, ऑपरेशंस, मैनेजमेंट, बिजनेस, सेल्स, पेमेंट्स, एनीथिंग, कुछ भी उठा लो। पहली चीज़ जो आपको चाहिए होती है, डजेंट मैटर इफ यूर अ कॉलेज स्टूडेंट और अ वर्किंग प्रोफेशनल, दैट्स योर सीवी, राइट। तो अगर आपका सीवी जो है, जो आपका 1 पेज का पीडीएफ है, अगर वो इम्पैक्टफुल नहीं होगा, then you will not even get a chance to interview with the target firm that you have in mind, right? तो मेरे को लगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में बहुत बात हो चुकी है, बट स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी कंफ्यूज कि सीवी बनाते कैसे हैं, एंड बनाने के बाद हाउ डू यू मेक श्योर कि सीवी में स्टैंड आउट कैसे करना है, राइट? तो दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड मेरे को इसलिए लगा ये काफ़ी रेलेवेंट टॉपिक है बिकॉज वी हैव आर मैनेजमेंट कंसल्टिंग फेलोशिप, जहाँ पे वी ट्रेन पीपल ऑन सीवी मेकिंग, कवर लेटर राइटिंग, गेस्टिमेट्स, केस इंटरव्यूज। वी ऑल्सो हेल्प देम विद प्लेसमेंट सपोर्ट, एम्प्लॉय रेफरल्स थ्रू द हेल्प ऑफ कंसल्टेंट्स जो भी एक्सेंचर, मैकिन्जी, बेन, बीसीजी के साथ काम कर रहे हैं। यू कैन फाइंड मोर डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन एंड द कॉमेंट्स। तो वहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज होता है टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड कि सीवी में ये होना चाहिए, ये फ्रेमवर्क होना चाहिए। तो मेरे को लगा यार कि अभी भी बहुत सारे लोग अन गाइडेड हैं, मिसडायरेक्टेड हैं कि सीवी बनाते कहते हैं कैसे हैं। तो आई एम हैप्पी टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस विद यू। मैंने काफ़ी सीवी बनाए हैं फॉर ISB ऑल्सो, फॉर कंसल्टिंग जॉब्स ऑल्सो, फॉर strategy and startup jobs also before. So and I keep on reviewing CVs every day of our consulting fellows. So पहला चीज होती है किसी भी सीवी में बेसिक हाइजीन, राइट। अगर आपके सीवी में बेसिक हाइजीन नहीं होगा, कोई आपकी सीवी का कंटेंट पढ़ेगा भी नहीं, राइट। एंड बेसिक हाइजीन का मतलब होता है इतना तो करना ही है, ये दिस इज द लीस्ट पॉसिबल दैट यू कैन डू फॉर एनीबडी टू रीड योर सीवी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं बेसिक हाइजीन इंश्योर करने के लिए। मैं आपको अपने तरफ से बताता हूँ। अगर मैं कोई भी सीवी देख रहा हूँ, कोई भी चाहे करियर एज के लिए अप्लाई कर रहा हो या फिर कोई भी मेरी हेल्प की वजह से कहीं और अप्लाई कर रहा हो, मैं उस सीवी में ये चीज़ें देखना चाहता हूँ, विच इज़ फर्स्टली सीवी 1 पेज का होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं जिसके पास 8, 10, 12 साल का एक्सपीरियंस है, देन इट्स स्टिल ओके टू हैव अ सीवी विच इज़ मोर देन 1 पेज लॉन्ग, क्योंकि आपने बहुत सारा काम किया लाइफ में, तो आपके पास बहुत सारा कंटेंट है दिखाने के लिए। बट अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर आप अर्ली प्रोफेशनल हैं या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं जिसके पास 5 से 6 साल तक का एक्सपीरियंस है, तो आपका सीवी 1 पेज से बड़ा नहीं होना चाहिए। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, ट्रस्ट मी ऑन दिस। एंड अगर आप रिक्रूटर के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे, दे कीप ऑन रिसीविंग अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस एवरी डे, राइट, थ्रू लिंक्डइन, थ्रू वेबसाइट्स। सो आपका सीवी अगर 1 पेज में खत्म नहीं हो रहा है, दैट इज अ साइन कि आपको इफिशिएंटली चीज़ों को पोर्ट्रे करना नहीं आता है। अगर आप अपने बारे में 1 पेज में नहीं समझा पा रहे हैं, तो आप वर्क रिलेटेड असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस, पीपीटीज को कैसे कंसाइजली समराइज करेंगे? दैट्स अ क्वेश्चन मार्क, राइट। दैट्स अनदर फैक्टर। तो फर्स्ट पॉइंट फॉर अस टू कीप इन माइंड इज सीवी 1 पेज लंबा होना चाहिए अनलेस यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल हु हैज 8, 10, 12 years of work ex. Second point in basic hygiene is font style, right? तो बहुत लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं विद फॉन्ट स्टाइल।
मैं ये रेकमेंड करता हूँ, अगर आप कहीं पे भी जॉब के लिए सीवी सबमिट कर रहे हैं तो या तो आप कैलिब्री यूज कर लीजिए या आप टाइम्स न्यू रोमन, इट कैन बी यूज्ड एज वेल। तो आइदर ऑफ द टू, पिक एनी ऑफ दीज टू। मैं पर्सनली कैलिब्री का फैन हूँ, तो आई यूज दैट इन माई सीवी वेन एवर आई यूज टू हंट फॉर जॉब्स। तीसरी चीज है फॉन्ट साइज, राइट? तो इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट भांति भांति के सीवीज एंड मेरे को पर्सपेक्टिव्स दिखते हैं, बिकॉज कुछ लोगों के पास इतना सब कुछ होता है लिखने के लिए कि वो अपना फॉन्ट साइज बहुत छोटा कर देते हैं, मतलब 7 पॉइंट का फॉन्ट साइज। एंड उसमें मेरे को समझ ही नहीं आता कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, राइट? तो 7-8 नहीं चलेगा, इट्स वेरी लो। कुछ लोगों के पास थोड़ा कम होता है दिखाने के लिए, या फिर कॉलेज स्टूडेंट ज़्यादातर जो कि फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, जिन्होंने इंटर्नशिप्स अभी तक नहीं करी हैं एंड करी भी हैं तो बहुत कम करी हैं, उनके पास बहुत कुछ नहीं होता लिखने के लिए अपार्ट फ्रॉम देयर सोसाइटीज, अ कपल ऑफ इंटर्नशिप्स, स्कूल। तो वो क्या करते हैं, वो ना उल्टा कर देते हैं, वो बहुत ज़्यादा फॉन्ट साइज दिखा देते हैं विच इज़ 13, 14, 15, जो बहुत ज़्यादा है, राइट? तो मैं आपको एक रेंज दे देता हूँ। इट कैन बी आइदर 10 साइज का फॉन्ट या 11 साइज का फॉन्ट। 10 और 11 के बीच में रखिए, उससे ज़्यादा मत करिए, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। तो ये तीन चीज़ें तो होती हैं बेसिक हाइजीन का पार्ट, विच इज़ सीवी का लेंथ, सीवी का फॉन्ट स्टाइल, सीवी का फॉन्ट साइज। अगर ये तीनों मैच नहीं करेगा मेरे लिए या फिर कुछ भी उल्टा पुल्टा होगा तो मैं सीवी नहीं पढ़ूंगा, राइट? अब ये आपने इंश्योर कर लिया, ये मोर देन 50% ऑफ द जॉब एप्लीकेंट्स इंश्योर कर लेते हैं, राइट? विच इज फॉन्ट साइज ठीक है, स्टाइल ठीक है, सीवी 1 पेज लॉन्ग है। अब आता है बात कि आपको स्टैंड आउट कैसे करना है, दूसरों से अपने आप को डिफरेंट कैसे दिखाना है, राइट? तो सेकंड पॉइंटर व्हेन इट कम्स टू मेकिंग योर सीवी एंड क्राफ्टिंग अ शॉर्टलिस्ट वर्दी सीवी फॉर एनी जॉब आउट देयर, द सेकंड पॉइंट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज कि जो मैं कंटेंट लिख रहा हूं या लिख रही हूं, विच इज माय बुलेट पॉइंटर्स, दैट शुड फॉलो अ फ्रेमवर्क, राइट? अब फ्रेमवर्क बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फ्रेमवर्क का मतलब है एक तरीका जिसके थ्रू आप अपने सीवी के बुलेट पॉइंटर्स लिख सकते हैं। तो मेरा एक फेवरेट फ्रेमवर्क है जो कि कंसल्टिंग रोल्स के लिए भी यूज होता है, दैट इज कॉल्ड RAC, राइट? विच इज रिजल्ट, एक्शन, कॉन्टेक्स्ट। RAC, रिजल्ट, एक्शन, कॉन्टेक्स्ट, राइट? सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है चाहे आपने लाइफ में कुछ भी किया हो, मान लो आप डिलॉयट कंसल्टिंग में स्ट्रैटेजी में काम कर रहे हो, आपने, आई डोंट केयर आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या था, आई डोंट केयर आपने क्या काम किया, मेरे को मतलब है आपके काम से इम्पैक्ट क्या है, राइट? आपके काम से इम्पैक्ट हो सकता है आपके, आपने किसी क्लाइंट का रेवेन्यू इंक्रीज कर दिया हो बाय 1 करोड़। आपके काम का इम्पैक्ट हो सकता है कि आपने कॉस्ट रिड्यूस कर दिया ऑफ योर क्लाइंट बीइंग इन डिलॉयट। आपका इम्पैक्ट हो सकता है कि आपने कॉस्ट सेविंग्स के अलावा टाइम सेविंग्स कर ली, राइट? आपने कोई प्रोसेस को एफिशिएंट कर दिया हो जिस वजह से उस काम को करने में अगर 15 घंटे लग रहे थे तो अब वो 12 घंटे लग रहे हैं, राइट? तो यू हैव ऑप्टिमाइज द प्रोसेसिंग टाइम और द मैन आवर्स रिक्वायर्ड फ्रॉम 15 to 12 आवर्स, राइट? ऐसे आप फ्रेम करेंगे सीवी में। बट वॉट एवर यू हैव डन, वॉट एवर द JD इज, आई डोंट केयर, मेरे को फर्क पड़ता है आपने जो किया उससे इम्पैक्ट, उससे रिजल्ट, उससे आउटकम क्या है, राइट? तो RAC जो फ्रेमवर्क है वो ये कहता है कि आप जो कुछ भी अपनी सीवी में लिख रहे हो, वॉट एवर बुलेट पॉइंटर यू आर राइटिंग, दैट शुड स्टार्ट विद द रिजल्ट, ये आउटकम था, एंड उसके बाद आपको मेंशन करना है ये आउटकम किस एक्शन की वजह से आया, राइट? एंड एंड में यू कैन टॉक अबाउट ये टीम थी, ये सेटअप था। तो जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं एक स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ एंड मैंने एक टीम लीड करी 10 लोगों की, एंड मैंने उनको इंसेंटिव्स दिए, सेल्स टीम थी, एंड इंसेंटिव्स बढ़ाने की वजह से मेरा रेवेन्यू इंप्रूव हो गया, राइट? तो माय RAC compliant bullet pointer should be, just an example, increased revenues, increased monthly revenues by rupees 1 crore by optimizing the incentive structure of the sales team in the, let's say, auto loans department, right? तो increased revenue by 1 crore, that is your result, वो सबसे पहले आएगा bullet pointer में। Then by optimizing the sales incentive structure, that is the action, आपने क्या किया जिस वजह से रेवेन्यू बढ़ा, वो आएगा उसके बाद। एंड इसके बाद आएगा आपका कॉन्टेक्स्ट, विच इज कौन सी टीम थी, विच इज इन दिस केस इट्स एन ऑटो लोन्स टीम, कोई कोई भी टीम हो सकती है, राइट? तो
दैट इज वन फ्रेमवर्क टू फॉलो. अगर आप इस फ्रेमवर्क से अपना हर बुलेट पॉइंटर लिखेंगे ना, तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, रिक्रूटर्स को काफी अच्छा इंपैक्ट जाएगा. क्यों? बिकॉज रिक्रूटर्स, आपका काम है रिक्रूटर की लाइफ इजी करना. अगर आप रिक्रूटर को पहले 4-5 शब्दों में ही ये बता रहे हैं कि मेरे काम का ये इम्पैक्ट था, मेरे प्रोजेक्ट लीड करने का ये इम्पैक्ट था, मेरी वजह से रेवेन्यू बढ़ा, मेरी वजह से कॉस्ट बचा, मेरी वजह से घंटे बचे, then it's great, right? So result action context is a very popular framework. It's easy to understand it, but it's very difficult to implement it, right? And this is what we do. ये हम करते हैं अपनी consulting fellowship में भी, which is I give one-to-one personalized feedback to our consulting fellows who enroll with us in our fellowship on their CVs, because CV बनाना बहुत important है. CV के बिना shortlist नहीं आने वाला, right? दूसरे टाइप का फ्रेमवर्क होता है इसका उल्टा, विच इज स्टार, विच इज सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट, राइट? तो उसमें आपका रिजल्ट एंड में आ गया, सिचुएशन पहले आ गया, राइट? तो आरएसी का उल्टा स्टार होता है. अब कुछ कुछ इंडस्ट्रीज में आरएसी प्रेफर्ड है, जैसे कि कंसल्टिंग, बिकॉज कंसल्टेंट्स रियली लाइक टू सी व्हाट योर रिजल्ट और आउटकम वाज. उसके बाद वो पढ़ लेंगे कि आपने क्या किया. अब मार्केटिंग में द फर्म्स रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या सिचुएशन थी, एंड एंड में यू कैन टॉक अबाउट क्या रिजल्ट था, राइट? तो आप उसमें उल्टा कर दीजिए. तो वी कैन से कि जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था, विच इज सेल स्ट्रक्चर का इंसेंटिवाइज करने की वजह से रेवेन्यू बढ़ा. तो अगर मैं उसे स्टार फ्रेमवर्क कंप्लाइंट बनाऊं, अगर मैं किसी मार्केटिंग फॉर्म, लेट से एचयूएल के साथ, एचयूएल के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो मेरा बुलेट पॉइंटर हो जाएगा एज पार्ट ऑफ द ऑटो लोन्स डिपार्टमेंट. I optimized the incentive sales structure of this team, which led to a revenue increase of 1 crore, right? तो पूरा उल्टा हो गया. मतलब सिचुएशन पहले कौन सी टीम का मैं पार्ट था, देन मैंने एग्जैक्टली क्या किया, विच इज आई ऑप्टिमाइज द स्ट्रक्चर ऑफ इंसेंटिव्स. उसके बाद एंड में रिजल्ट, विच इज मेरे ये करने की वजह से क्या हुआ, रेवेन्यू बढ़ गया, राइट? सो दैट इज द स्टार फ्रेमवर्क. आपको जो फ्रेमवर्क आप अप्लाई करेंगे वो डिपेंड करेगा आप कौन सी इंडस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं. अगर आप मार्केटिंग एंड जनरल मैनेजमेंट रोल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो स्टार फ्रेमवर्क इज प्रेफर्ड. अगर आप आरएससी फ्रेमवर्क लगाएंगे तो दैट इज हेल्पफुल फॉर अ मैनेजमेंट कंसल्टिंग सॉर्ट ऑफ अ रोल. तो इट डिपेंड्स कि आप कौन सी इंडस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बट डजंट मैटर आप कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हो, प्लीज फॉलो वन ऑफ दीज फ्रेमवर्क्स. अगर आप फ्रेमवर्क्स फॉलो करेंगे, ट्रस्ट मी, आपके बुलेट पॉइंटर्स 10x मोर इम्पैक्टफुल हो जाएंगे. वरना इट्स सेम घिसा पिटा पैराग्राफ, जॉब डिस्क्रिप्शन वाले बुलेट पॉइंटर्स होते हैं जो किसी को पढ़ने का मन नहीं करता, राइट? इन दिस जॉब मार्केट वेयर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब. अब आते हैं, फ्रेमवर्क हमने डिस्कस कर लिया अच्छे से. तीसरी चीज पे आते हैं, टू मेक अ शॉर्टलिस्ट फॉर दी सीवी, विच इज आपने बेसिक हाइजीन फॉलो कर लिया, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, पेज लेंथ, आपने फ्रेमवर्क लगा लिया, बुलेट पॉइंटर्स लिख लिए. अब आते हैं तीसरी चीज पे कि मैंने बुलेट पॉइंटर्स लिख तो लिए. अब तीसरी चीज विच रियली सेट्स यू अपार्ट इज क्वांटिफिकेशन. क्वांटिफिकेशन का मतलब है नंबर्स ऐड करना, राइट? तो नंबर्स आप ऐड कर सकते हैं अपने एजुकेशन सेक्शन में. जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, लेट्स से आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ द इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस. मेरा सीजीपीए आईएसबी में सीजीपीए आउट ऑफ 4 होता है. तो लेट्स से मेरा सीजीपीए एग्जैक्टली, दिस इज माय एक्चुअल सीजीपीए, मेरा सीजीपीए वाज 3.9 आउट ऑफ 4, राइट? एंड मेरा रैंक वाज रैंक 8 आउट ऑफ 700 स्टूडेंट्स. अगर मैं अपने सीजीपीए और अपने एजुकेशन सेक्शन में सिर्फ ये लिख के छोड़ दूंगा सीजीपीए 3.9 आउट ऑफ 4, तो रिक्रूटर को नहीं पता 3.9 अच्छा है कि खराब है. रिक्रूटर को नहीं पता कि मेरे कॉलेज में इतने नंबर लाना अच्छी बात है, खराब बात है, क्या लीनियंट मार्किंग होती है इसलिए 3.9 आ गया. दे डोंट नो. मेरा काम है एज एन एप्लीकेंट टू टेल देम कि एब्सोल्यूट सेंस में तो मेरा 3.9 आया था, बट it was top 1% out of 700 students. It was, my rank was rank 8 out of 700 students. वो बताना मेरा काम है, राइट? तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने एजुकेशन सेक्शन में मार्क्स के कॉलम में ये तो लिखूंगा ही, which is 3.9 out of 4, but in brackets against it I'll write CGPA 3.9 out of 4 brackets rank 8 out of 700 students and I'll bold it, ताकि लोगों को दिखे कि ये genuinely अच्छे मार्क्स हैं. And the same thing I can do for 95% in class 12th, batch topper.
CGPA 8.5 out of 10 in mechanical engineering in, let's say, IIT Jodhpur, department rank 2 out of 220 students, right? So quantification really matters, and it's easy to quantify, it's easy to give numbers to things in your education section. तो education में तो आप बिल्कुल numbers add करिए ही. It can be your rank, it can be आपका percentile, it can be anything. अगर आपको नहीं पता आपका क्या रैंक है, तो कॉलेज की एडमिन टीम से पूछिए कि कितने बच्चे थे और मेरा क्या रैंक आया. दैट विल रियली हेल्प यू इन स्टैंडिंग आउट, राइट. अब आते हैं क्वांटिफिकेशन इन वर्क एक्सपीरियंस में. वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है. इसके लिए आपको या तो अपने मैनेजर से बात करनी होती है अगर आपको विजिबिलिटी नहीं है कि आपके काम का क्या इम्पैक्ट आ रहा है, या यू कैन डू अ रीजनेबल गेस्टिमेट एंड फिगर आउट कि मैंने जो काम किया उससे कितने घंटे बचे, कितना रेवेन्यू इंक्रीज हुआ होगा, या फिर कितना कॉस्ट ऑप्टिमाइज हुआ होगा. बट जैसे मैंने आपको पहले अपना एग्जांपल दिया था RSE और स्टार में, विच इज आई इंक्रीज रेवेन्यू बाय 1 करोड़, राइट. अब ये भी पूरा थरो बुलेट पॉइंटर नहीं है, बिकॉज आप ये सोचिए अगर मेरी कंपनी का रेवेन्यू ऑलरेडी 100 करोड़ है, इफ आई इंक्रीज इट बाय 1 CR उससे फर्क पड़ेगा? नो. बट अगर मेरी कंपनी का रेवेन्यू होता 1.5 CR एंड मैंने उसको 1 CR से बढ़ा दिया, राइट, पर मंथ, इट्स ब्रॉडली अ 100% इंक्रीज, राइट. तो व्हेन इट कम्स टू क्वांटिफिकेशन, न्यूमरेटर तो मैटर करता ही है, विच इज मैंने कितने से बढ़ाया या मैंने कितने से घटाया. बट व्हाट मैटर्स इक्वली इज पहले वो नंबर क्या था एंड अब क्या है, राइट. तो एग्जाम्पल, ये काफी ब्लैंड सा पॉइंट है बोलना कि आई रिड्यूस द मैन आवर्स रिक्वायर्ड टू डू दिस जॉब इन दिस टीम. मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आएगा पढ़ के. बट व्हेन यू add numbers to this, which is reduced man hours required to process this packaging order from 15 hours to 12 hours by doing this, then मेरे को लगेगा हाँ यार, मतलब 3 घंटे बचे हैं और पहले 15 घंटे थे, तो मोटा मोटी 20% का डिफरेंशियल है, विच इज गुड, राइट. तो क्वांटिफिकेशन की वजह से चीजें स्पाइस अप हो जाती हैं, राइट. तो आई डेफिनेटली रेकमेंड यू टू स्पेंड सम टाइम लगता है इन चीजों में, स्पेंड सम टाइम in adding numbers to your educational milestones as well as your work experience, right. Bullet pointers of WorkX में ये numbers add करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आपको अपने मैनेजर या कलीग से बात करनी होगी जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर था लेट्स से, या फिर आपको थोड़ा हिसाब और गेस्टिमेट लगा के ये पता करना होगा कि जो आप काम कर रहे थे उससे क्या इम्पैक्ट आया होगा. बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग अर्ली प्रोफेशनल्स होते हैं या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए मुश्किल होता है चीज़ें क्वांटिफाई करना. बट अगर आप ये कर पाए तो प्लीज़ करिए. ट्रस्ट मी, 90% जनता जो किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करती है ऑन कैंपस ऑफ कैंपस, वो चीज़ें क्वांटिफाई नहीं करते, वो चीज़ों को फ्रेमवर्क में नहीं लिखते. अगर आप ये 2 चीज़ें जो मैंने बोली हैं अभी, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंटर्स, अगर आप ये इफेक्टिवली कर लेंगे, देन यू आर ऑलरेडी बेटर देन 90% ऑफ द जॉब एप्लीकेंट्स आउट देयर, राइट. सो द लास्ट पॉइंट दैट आई वांटेड टू कवर वाज बेसिक हाइजीन हो गया, देन वी हैव फ्रेमवर्क्स हो गया, देन वी हैव क्वांटिफिकेशन हो गया. लास्ट चीज जो बचती है आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स इज फॉर्मेटिंग, राइट. तो फॉर्मेटिंग से मेरा मतलब है कि चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट करना इक्वली इंपॉर्टेंट है. आपका कंटेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, बट अगर वो अच्छे से प्रेजेंटेड नहीं होगा ना तो कोई नहीं पढ़ेगा. फॉर्मेटिंग में जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग RSE भी फॉलो कर लेते हैं, बहुत सारे लोग नंबर्स भी डाल देते हैं, बहुत सारे लोग फॉन्ट साइज फॉन्ट स्टाइल सब ठीक कर लेते हैं, बट उनका लेंथ ऑफ द बुलेट पॉइंटर ना एक पैराग्राफ जितना होता है. 2-3 लाइन एक साथ लिख देते हैं वो, एंड दे एक्सपेक्ट द रिक्रूटर टू स्पेंड टाइम इन रीडिंग दैट, बट ऐसा नहीं है, राइट. तो व्हेन आई से फॉर्मेटिंग, इट मीन्स कि एक चीज तो बुलेट पॉइंटर्स जो आप लिख रहे हैं, ट्राई टू कीप देम टू मैक्सिमम 1 लाइन का लेंथ, नॉट मोर देन दैट. अगर आपके पास बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए विद इन दैट सेम जॉब और प्रोजेक्ट, तो आप सब बुलेट्स बनाइए, राइट. आप अपने मास्टर बुलेट में तो रिजल्ट ऐड कर दीजिए, एंड आप अपने सब बुलेट्स में यू कैन टॉक अबाउट ये मेरा जो रिजल्ट आया वो इस ये करने की वजह से आया, राइट. तो बुलेट पॉइंटर शुड बी 1 लाइन लॉन्ग, नॉट मोर देन दैट, ट्रस्ट मी. एंड थोड़ी बहुत चीजें इन फॉर्मेटिंग कैन बी कि आपको चीजों को सेक्शंस में बांटना बहुत जरूरी है, राइट. तो आपका फर्स्ट सेक्शन शुड टिपिकली बी एजुकेशन. तो आप जो एजुकेशन का टाइटल लिखते हैं उसको क्लियरली हाईलाइट करिए, उसके पीछे कलर स्ट्रिप लगाइए विच कैन बी ग्रे और डार्क ब्लू, एंड देन यू कैन टॉक अबाउट बाकी चीज़ें.
अपने इंपॉर्टेंट चीज़ों को बोल्ड करिए, विच इज़ आपके स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, CGPA, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, एंड ऑल्सो आपने जो नंबर्स ऐड करे होंगे इन योर CV, दैट ऑल्सो यू कैन बोल्ड. उसके अलावा बोल्डिंग के रिस्पेक्ट में इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू बोल्ड द एक्शन वर्ड्स. एक्शन वर्ड्स का मतलब है कि इफ आई एम सेइंग ऑप्टिमाइज कॉस्ट, तो उसमें ऑप्टिमाइज्ड एक्शन वर्ड हो गया. इफ आई एम सेइंग इंक्रीज रेवेन्यू, तो उसमें इंक्रीज्ड एक्शन वर्ड हो गया, राइट? तो आई कैन बोल्ड इंक्रीज्ड, आई कैन बोल्ड 1 crore to really make the recruiter stop there and read my whole bullet pointer, right? So bolding is very important. Your different sections जो prominently दिखने चाहिए, they are very important. And if you do these 4 things which I've told you, which is basic hygiene, framework, quantification and formatting, अगर आपने ये चीज़ें master कर ली, तो trust me on this, you will have 100x more chances in getting that shortlist जो आपको अभी shortlist नहीं आ रही है from your target firm, right? So I hope this video was helpful. I hope मैं ये hope कर रहा हूँ कि मैं articulate था in explaining all these things to you. But if you need help with CV making, cover letter, guesstimates, cases, and placement support for management consulting roles, so please feel free to check out our management consulting fellowship. We have been running it since our day one, so we have received a lot of positive traction and feedback on that. So I've added the link to learn more details about the fellowship in the comments. आप आराम से comments में जाके देखिए, आपको बहुत सारे testimonial मिलेंगे, what do we do in the course, वो सब मिलेगा. तो feel free to check it out. But I hope ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो. You can reach out to me on LinkedIn, through our website, whatever works. Happy to help you in your journey, and all the best. And do let me know once you crack your dream job with this CV that I have helped you in creating, right? Thank you.